मुंबई के सेंट्रल स्क्वायर के बीच, जहां लोगों की भीड़-भाड़ रहती थी, गाड़ियों और तेज कदमों के शोर के बीच एक अकेली रोने की आवाज गूंज उठी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस एक बच्चा ही तो था। एक मैला, कुचैला लड़का जिसकी टी शर्ट घिस चुकी थी, सड़क के किनारे गुमसुम खड़ा था। उसके दोनों हाथों ने एक टेडी बियर को कसकर पकड़ रखा था, जिसका पेट एक तरफ से फटा हुआ था और उसमें से रुई के गुच्छे बाहर निकल रहे थे। वह किसी जिद्दी बच्चे की तरह सिसक सिसक कर नहीं रो रहा था, वह बस हिचकियां ले रहा, इसको दोनों हाथों ने गिलिया है, थोड़ जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। लेकिन उसके मुंह से निकला हर शब्द कांपता हुआ, कमजोर, किसी छोटे चाकू की तरह सुनने वालों के कानों में चुभ रहा था। मेरी माँ कचरे के डिब्बे में है। आंटी अंकल, किसी ने मेरी माँ को उसमें बंद कर दिया है। कुछ लोगों ने मुड़कर देखा और फिर अपना मुंह फेर लिया। ऑफिस की यूनिफॉर्म पहने एक महिला ने अपने बेटे को दूर खींच लिया। एक बूढ़े आदमी ने सिर हिलाकर गहरी सांस ली और तेजी से चला गया। लड़का कभी इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता तो कभी उसके पीछे भागता। वह इसलिए नहीं रो रहा था कि उसे छोड़ दिया गया था। वह मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन कोई सच में नहीं रुका। सिर्फ एक आदमी सामने की सीढ़ियों पर खड़ा था, हाथ में कॉफी का कप लिए उसे बहुत देर से देख रहा था। उसने सफेद शर्ट और पैंट पहन रखी थी। उसके शांत चेहरे और ठंडी आंखों के अलावा उसमें कुछ भी खास पहन बल का रहे नहीं था। जैसे उसे आदत हो कि कोई उसकी भावनाओं को छू नहीं सकता। वह विक्रम सिंह राठौड़ थे, रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञता रखने वाले एक बड़े कॉरपोरेशन के अध्यक्ष, जो अपनी सख्ती और एकांत जीवन शैली के लिए निवेशकों के बीच प्रसिद्ध थे। लोग उन्हें एक असाधारण याददाश्त वाले व्यक्ति के रूप में जानते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उनका दिल किसी अकाउंटिंग फाइल में ही कहीं खो गया हो। उन्होंने बच्चे को कुछ देर देखा और फिर मुड़कर चल दिए। एक कदम, दो कदम, लड़के की आवाज फिर से गूंजी, धीमी लेकिन और भी दर्दनाक। उन्होंने मेरी माँ को बंद कर दिया और चले गए। मेरी माँ अभी भी इंदा हैं। विक्रम का तीसरा कदम रुक गया। दया के कारण नहीं, नहीं जिज्ञासा के कारण, बल्कि एक बहुत ही अजीब एहसास के कारण जो उनकी रीढ़ में दौड़ गया था। जिस तरह से उस बच्चे ने वो अभी इंदा है कहा था, वह किसी भूखे बच्चे के शब्द नहीं थे। यह एक ऐसे व्यक्ति की आवाज थी जिसने कुछ भयानक देखा था, जिस पर अभी तक किसी ने विश्वास नहीं किया था। वह पीछे नहीं मुड़े, लेकिन जब वह घर पहुंचे तो उनके जूतों पर अभी भी सड़क की धूल लगी हुई थी। वह उस आवाज को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। वह पूरी रात सो नहीं सके, दया के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी चीखों को पूरा समाज कैसे नजरअंदाज कर सकता है। अगली सुबह जब सूरज अभी तक ऊंची इमारतों के पीछे से नहीं निकला था, विक्रम वापस स्क्वायर पर आ गए। वहां केवल कुछ बूढ़े लोग व्यायाम कर रहे थे और एक दुबला, पतला लड़का एक पत्थर की बेंच पर सिकुड़कर बैठा था। उसने अभी भी उस टेडी बियर को पकड़ रखा था, जो कल से भी ज्यादा गंदा था। उसके घुटने छिले हुए थे और उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। वह बिना कुछ कहे उसके पास गए। लड़के ने सिर उठाया। मेरी माँ अभी तक वहां से बाहर नहीं निकली हैं। कहाँ? उन्होंने पूछा। लड़के ने पेड़ों की कतार के पीछे एक छिपे हुए कोने की ओर इशारा किया, जहां एक बड़ा जंग लगा धातु का कचरे का डिब्बा पुराने पहियों के फ्रेम पर रखा हुआ था। डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद था और एक जंग लगा ताला कब्जे पर लगा हुआ था। विक्रम ने अपना फोन निकाला और सीधे एक ऐसे व्यक्ति को फोन किया जिसे वह जानते थे। वह तुरंत आ जाएगा। शहर के पुलिस प्रमुख इंस्पेक्टर समीर खान। 10 मिनट से भी कम समय में एक पुलिस की गाड़ी और यूनिफॉर्म पहने 2 अधिकारी वहां मौजूद थे। मुझे तुम लोगों से यह कचरे का डिब्बा खुलवाना है, विक्रम ने बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए कहा। समीर खान ने उस दिशा में देखा जहां उन्होंने इशारा किया था
और अपनी भौहें सिकोड़ लीं। किसने रिपोर्ट की? मैंने। विक्रम ने जवाब दिया, या तो मैंने या उस बच्चे ने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे खोलो। दो पुलिस अधिकारियों में से एक आगे बढ़ा। उसने ढक्कन को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। जंग लगा कब्जा समय और धूल से जैसे जम गया था। उन्होंने लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में समीर खान ने पास के स्टेशन से और लोगों को बुलाया, जो एक सब्बल लेकर आए। लगभग 20 मिनट और 3 लोगों की मिली जुली ताकत लगी। एक क्रैक की आवाज आई, जैसे किसी सच्चाई का टूटना जो बहुत लंबे समय से बंद थी। ढक्कन खुल गया और एक तेज बदबू बाहर निकली, जो रसायनों, नमी और किसी ऐसी चीज का मिश्रण थी जो अभी तक पूरी तरह से सड़ी नहीं थी। एक पुलिस वाले ने खांसते हुए अपना मास्क पहन लिया। अंदर कार्डबोर्ड, पुरानी बोरियों और सूखे औद्योगिक कचरे के ढेर के बीच एक सिकुड़ा हुआ नीला शरीर था, जिसके बाल सूखे खून और गंदगी से चिपके हुए थे। वह एक महिला थी। उसकी आंखें कसकर बंद थीं, कलाई छिली हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, और एक हाथ में अभी भी कपड़े का एक टुकड़ा था जो बच्चे की शर्ट जैसा लग रहा था। किसी की भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई, जब तक एक मेडिकल कर्मचारी ने उसकी नब्ज जांची और चिल्लाया, इंदा है। समीर ने तुरंत पीड़ित को आपातकालीन कक्ष में ले जाने का आदेश दिया। लड़का दौड़कर आया, अपनी मां का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक अधिकारी ने उसे रोक लिया। बच्चा छटपटाते हुए रोने और चिल्लाने लगा, नहीं, मेरी मां को वहां डर लगता है। मैंने कहा था, मैंने कहा था। विक्रम चुपचाप खड़े रहे। उनकी आंखें उस महिला पर टिकी थीं। जैसे ही कर्मचारी स्ट्रेचर को एम्बुलेंस में ले जाने की तैयारी कर रहे थे, उसने अपनी आंखें खोलीं। बस एक छोटी सी दरार, उसके सूखे फटे होंठ जैसे बोलने में असमर्थ थे। लेकिन उस पल में उसने विक्रम को देखा, डॉक्टर को नहीं, पुलिस को नहीं, बल्कि उस चुपचाप खड़े आदमी को। और उसने फुसफुसाया इतनी जोर से कि विक्रम सुन सके, हालांकि उसकी आवाज हवा के झोंके जैसी थी, प्रकाश, उसे रोको। कोई नहीं समझा, लेकिन विक्रम सन्न रह गए, क्योंकि वह नाम प्रकाश कौन था? वह जिसने यह किया था, या वह खुद? उन्हें नहीं पता था कि उन्हें क्यों कंपकंपी महसूस हुई। बच्चे की लाल आंखें टेडी बियर को कसकर पकड़े हुए जैसे विनती कर रही थीं, अंकल, मेरी मां ने कहा कि आप आखिरी व्यक्ति हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। एम्बुलेंस कचरे के डिब्बे का ढक्कन खुलने के 10 मिनट से भी कम समय में स्क्वायर से निकल गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, महिला अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने समय पर आईवी लगा दी थी, ब्लड प्रेशर मापा और सांस को स्थिर रखा। विक्रम ने किसी से एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी निजी कार में बैठकर पीछे पीछे चलने लगे। पुलिस प्रमुख समीर खान भी दूसरी कार में बैठ गए, लगातार फोन मिलाते रहे। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी जानते थे कि यह मामला सरल नहीं था। केईएम अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में सभी ऑन ड्यूटी डॉक्टरों को बुलाया गया। महिला को हाइपोथर्मिया की स्थिति में लाया गया था। उसकी कलाई और पिंडलियों पर कई पाली छोटे और खून के थक्के थे, जैसे उसे घसीटा गया हो, और उसकी पीठ और कंधे सूजे हुए थे, जैसे किसी भारी चीज से दबाया गया हो। ऑपरेशन रूम की तेज सफेद रोशनी के नीचे जब उसके फटे कपड़े काटे गए, तो डॉक्टरों ने एक दूसरे को देखा। उसकी छाती पर एक निशान था, जो जूते के निशान जैसा था, शायद किसी पुरुष की एडी का। उसे गहन देखभाल इकाई में ले जाओ, नरम ऊतक की चोटों का रिकॉर्ड बनाओ, मस्तिष्क का एमआरआई करो, खून की जांच की तैयारी करो। शिफ्ट के मुख्य डॉक्टर ने संक्षिप्त आदेश दिए। उसी समय समीर खान बच्चे रोहन से प्रारंभिक बयान ले रहे थे। 6 साल का लड़का अभी भी टेडी बियर को पकड़े हुए था। उसका मुंह सूखा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से सतर्क थीं। तुम्हारी मां का नाम क्या है? प्रिया शर्मा। क्या तुम जानते हो कि मां को वहां किसने डाला? लड़के ने नीचे देखा, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। प्रकाश अंकल।
समीर ने विक्रम को देखा। विक्रम ने कोई भाव नहीं दिखाया। कौन? प्रकाश अंकल। समीर की आवाज नरम हो गई। मां के सगे भाई। समीर खान सीधे बैठ गए। उन्होंने अपनी नोटबुक खोली और तुरंत नाम लिखा, प्रकाश शर्मा। उन्होंने तुरंत आसपास के क्षेत्र के निवासियों, विशेष रूप से प्रिया शर्मा नाम की महिला के रिश्तेदारों की जांच करने का आदेश दिया, जो लगभग 34 साल की थी और अपने छोटे बच्चे के साथ अस्थायी रूप से रह रही थी। 2 घंटे से भी कम समय में परिणाम वापस आ गए। प्रकाश शर्मा 38 साल, प्रिया शर्मा का सगा भाई, एक ही पते पर पंजीकृत, वर्तमान में एक लाइसेंस प्राप्त इंटीरियर डिजाइन कंपनी चलाता है, जिसके पास काफी संपत्ति है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह मुंबई में मौजूद था। समीर ने प्रकाश शर्मा को उसी दिन पूछताछ के लिए अस्पताल में बुलाने का आदेश दिया। लगभग 3 बजे एक सुसंस्कृत दिखने वाला आदमी, जिसकी शर्ट के बटन गर्दन तक बंद थे और पैंट सीधी थी, एक महिला के साथ दिखाई दिया, जो ऑफिस के कपड़ों में थी और पतले फ्रेम का चश्मा पहने हुए थी, स्पष्ट रूप से एक वकील। वह शांति से उस कमरे में दाखिल हुआ जिसे पुलिस अस्थायी रूप से अस्पताल में इस्तेमाल कर रही थी। मैं प्रकाश शर्मा हूं। सुना है कि मेरी बहन से जुड़ा कोई मामला है। समीर ने घुमा फिराकर बात नहीं की। क्या आप जानते हैं कि आपकी बहन एक बंद औद्योगिक कचरे के डिब्बे में गंभीर हालत में पाई गई और अभी आपातकालीन कक्ष में है? प्रकाश शर्मा एक पल के लिए चौंक गया और फिर अपनी बगल की वकील से कुछ फुसफुसाया। मेरी बहन हाल ही में मानसिक रूप से अस्थिर थी। हमने उसे इलाज के लिए ले जाने की बहुत कोशिश की। वह पहले भी घर से भाग चुकी है, भटकती रहती है और परिवार की मदद से इनकार करती है। वकील ने जल्दी से बात आगे बढ़ाई। हम नोटरीकृत दस्तावेज लाए हैं जो पुष्टि करते हैं कि श्रीमती प्रिया शर्मा ने स्वेच्छा से अपनी सारी संपत्ति, घर और जमीन का अधिकार दे दिया था और साथ ही बच्चे को एक अन्य अभिभावक को सौंपने के लिए सहमत हो गई थीं, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उसे पालने में सक्षम नहीं है। फाइल मेज पर रखी गई। समीर खान ने उसे खोला, हर पन्ने को पलटा, हर हस्ताक्षर पर मुहर लगी थी। एक मानसिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संलग्न था, जिसमें एक लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर ने पुष्टि की थी कि हल्के व्यामोह के लक्षण हैं और निगरानी की आवश्यकता है। समीर ने सीधे प्रकाश शर्मा की आंखों में देखा। अगर वह वास्तव में बीमार थीं, तो आपने उन्हें इलाज के लिए क्यों नहीं भेजा और कचरे के डिब्बे में बंद होने तक क्यों छोड़ दिया? क्या आप जानते हैं कि वह डिब्बा बाहर से जंग लगे ताले से बंद था? उसे खोलने के लिए एक सब्बल और 3 लोगों की जरूरत पड़ी। प्रकाश शर्मा ने अपनी जेब से टिश्यू निकालकर माथे का पसीना पोंछा, लेकिन फिर भी शांत बना रहा। मैं पूरी तरह से हैरान हूं। अगर मेरी बहन को कोई नुकसान पहुंचा है तो मैं पूरी जांच की मांग करता हूं, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। विक्रम, जो अब तक पीछे चुपचाप खड़े थे, अब बोले, अगर ऐसा है तो क्या आप इस बात पर सहमति देंगे कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य की सभी रिपोर्टों की दोबारा जांच की जाए और पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर का मिलान करने की अनुमति दी जाए? वकील ने बीच में टोका, सर, मेरे मुवक्किल को अदालत के आदेश के बिना निजी दस्तावेज प्रदान करने से इनकार करने का अधिकार है। विक्रम ने और कुछ नहीं कहा, बस समीर की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। जब प्रकाश शर्मा और वकील चले गए तो उसके चेहरे पर अभी भी एक विनम्र मुस्कान थी, लेकिन समीर ने देखा एक पल के लिए। उसने उस कमरे की ओर बहुत तेजी से देखा जहां प्रिया लेटी हुई थी। रिकवरी रूम में प्रिया अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करने लगी थीं। नर्स ने धीरे से कहा, तंत्रिका तंत्र में सुधार के संकेत हैं। डॉक्टर यह सुनिश्चित करने के लिए और परीक्षणों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई दीर्घकालिक मस्तिष्क क्षति न हो। विक्रम अकेले अंदर गए। उन्होंने उस महिला को देखा जो वहां लेटी थी, चेहरा पीला, बाल उलझे हुए लेकिन इंदा
उन्हें लड़के की आंखें याद आईं और उसका कहना, मेरी माँ ने कहा कि आप आखिरी व्यक्ति हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। एक माँ मौत के कगार पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रही थी जिसे वह गहराई से नहीं जानती थी, जिससे वह सिर्फ एक बार मिली थी। ऐसा क्यों कोई भी निराशा के कगार पर खड़े लोगों के विश्वास की व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन वह विश्वास ही शायद उनके पास एकमात्र चीज होती है। विक्रम ने उस नर्स की ओर देखा जिसने अभी अभी दवा दी थी। तुम कल रात की शिफ्ट में थी? हाँ। क्या तुमने देखा कि इस महिला को यहां कौन लाया? नर्स ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन लगभग 2 बजे मुझे पीछे के आंगन में कुछ आवाज सुनाई दी। मुझे लगा कि कोई आवारा बिल्ली होगी। सुबह जब किसी ने बताया तब मुझे पता चला। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी नजर प्रिया के बाएं हाथ पर रुक गई। नीले पड़े त्वचा के नीचे एक ताजा सूखा हुआ खरोंच था। वह हाथ अभी भी थोड़ा मुड़ा हुआ था, जैसे उसने किसी अदृश्य चीज को कसकर पकड़ रखा हो। वह समीर की ओर मुड़े जो गलियारे से अंदर आ रहे थे। हमें उसे अभी से सुरक्षित रखना होगा। किसी को भी आधिकारिक आदेश के बिना उसके पास आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सहमत हूं, मैं यहां एक आदमी तैनात कर दूंगा। और बच्चा विक्रम एक पल के लिए रुके, वह उस चाचा के पास वापस नहीं जा सकता। समीर ने गहरी सांस ली। मैं आपातकालीन आश्रय केंद्र से संपर्क करूंगा। जब हमारे पास पर्याप्त कागजात होंगे तो हम बच्चे को उसके रिश्तेदारों से अलग कर देंगे। और फिर जैसे धूल का एक गुबार उड़ गया हो, जो पर्दा पूरी तरह से सही लग रहा था, उसमें छोटी छोटी दरारें दिखने लगीं। अगली दोपहर एक कचरे के डिब्बे में इंदा पाई गई महिला की खबर कुछ छोटी दोपहर के डिब्बे में इंदा पाई गई महिला की खबर कुछ छोटी डिब्बे में दिखने लगी, वेबसाइटों पर दिखाई देने लगी। किसी को नहीं पता था कि यह खबर किसने फैलाई। बस स्क्वायर के कोने में पड़े जंग लगे कचरे के डिब्बे की एक तस्वीर एक चौंकाने वाले शीर्षक के साथ थी। एक बंद औद्योगिक कचरे के डिब्बे में फंसी महिला को बचाया गया। पीड़ित या एक भ्रमित महिला। कुछ ही घंटों में बिखरे हुए मंचों से यह घटना चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग नाराज थे, कुछ को संदेह था, लेकिन सब कुछ तब भड़क उठा जब एक बड़ी वेबसाइट पर एक छोटा वीडियो साक्षात्कार सामने आया। प्रकाश शर्मा बड़े करीने से कैमरे के सामने बैठे थे। उनकी आंखों में उदासी और आवाज में कंपन था। मुझे सच में नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। मेरी बहन कभी एक कोमल स्नेही महिला थी, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद उसमें अस्थिरता के लक्षण दिखने लगे। कभी उसे लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कभी वह बिना किसी कारण के घर से चली जाती थी। मेरे परिवार ने उसे कई बार डॉक्टर को दिखाया। मैं बस उसे और बच्चे दोनों को बचाना चाहता था। साक्षात्कारकर्ता ने चतुराई से कहानी को एक असहाय छोटे भाई के दर्द के मानवीय दृष्टिकोण की ओर मोड़ दिया, जो अपनी बहन को धीरे धीरे अपना विवेक खोते हुए देख रहा था। समाचार के अंत में एक मनोचिकित्सक दिखाई दिए, गंभीर चेहरे के साथ। उन्होंने प्रारंभिक निदान में उल्लिखित कुछ बातों का हवाला दिया। हल्के व्यामोह के लक्षण प्रारंभिक निदान में उल्लिखित थे। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह स्वयं और आसपास के लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। वीडियो के नीचे हजारों टिप्पणियां आने लगीं। हो सकता है वह महिला खुद कचरे के डिब्बे में कूद गई हो। शायद उसे भ्रम हो रहा था। बेचारे बच्चे को एक मानसिक रूप से बीमार मां के साथ रहना पड़ रहा है। यह चाचा तो भला आदमी लगता है। शायद वह अपनी बहन को खुद से ही बचा रहा है। किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि कचरे के डिब्बे का ढक्कन बाहर से बंद था। किसी ने यह भी सवाल नहीं किया कि उस महिला का किसी आधिकारिक संस्थान में इलाज क्यों नहीं किया जा रहा था, बल्कि उसे औद्योगिक कचरे के बीच छोड़ दिया गया था। और जब जनमत बदलने लगा तो आनंद आश्रम सामाजिक सुरक्षा केंद्र में एक 6 साल का लड़का अपनी मां से अलग कर दिया गया था, जो एक छोटे, साफ सुथरे लेकिन अजीब तरह से ठंडे कमरे में रह रहा था। रोहन अब नहीं रोता था।
वह कमरे के कोने में सिकुड़कर बैठा था, अपने पुराने टेडी बियर को पकड़े हुए। किसी को नहीं पता था कि उस टेडी बियर के अंदर एक अनाड़ी सिलाई थी जिसे ध्यान से देखने पर बगल में थोड़ी टेढ़ी लगती थी। और किसी को यह भी नहीं पता था कि जब से उसे यहाँ लाया गया था, वह लड़का हर रात टेडी बियर से फुसफुसाकर बात करता था, जैसे वह कोई ऐसा रहस्य रख रहा हो जिसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस दोपहर विक्रम रोहन से मिलने आए। लड़का दौड़कर बाहर नहीं आया, न ही उसने कुछ कहा, बस उन्हें ऐसे देखा जैसे वह उस व्यक्ति को याद करने की कोशिश कर रहा हो जो कचरे के डिब्बे के पास चुपचाप खड़ा था। खाना खाया? उन्होंने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। तुम्हारे टेडी बियर का कोई नाम है? हाँ, गोलू। गोलू ने अपने पेट में क्या छिपा रखा है? लड़का रुक गया। उसने टेडी बियर को थोड़ा और कसकर पकड़ा और फिर फुसफुसाया। माँ ने एक ईयरफोन छिपाया है। विक्रम उसके बगल में बैठ गए। क्या अंकल देख सकते हैं? रोहन ने उन्हें कुछ देर देखा और फिर टेडी बियर को घुमाकर उसके पेट वाले हिस्से को ऊपर किया और सिलाई वाली जगह पर अपना हाथ डाला। कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा अलग हो गया और अंदर से उसने एक पतली प्लास्टिक की थैली में लिपटी एक छोटी सी चीज निकाली। एक अंगूठे के आकार का वॉइस रिकॉर्डर, नया नहीं, किनारे खरोंचे हुए, लेकिन अभी भी बरकरार। विक्रम ने उसे लिया और सन्न रह गए। यह ईयरफोन नहीं था, यह एक मिनी वॉइस रिकॉर्डर था। उन्होंने उसे गलियारे में खड़े अपने सहायक को दिया और उसे तुरंत वापस ले जाकर अर्जुन मेहरा को देने का निर्देश दिया, जो एक ऑडियो और डेटा विशेषज्ञ थे, जिन्हें विक्रम ने एक संपत्ति विवाद के मामले में सहयोग के लिए आमंत्रित किया था। वह कम बोलने वाले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने एक तलाक के मामले में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को सफलतापूर्वक बहाल किया था जो पूरी तरह से खराब हो गई थी। इस बार विक्रम जानते थे कि अगर इस डिवाइस में अभी भी कुछ बचा है तो अर्जुन ही उसे प्रकाश में ला सकते हैं। उस रात विक्रम के निजी होटल के एक शांत कमरे में रिकॉर्डर चालू किया गया। पहली आवाज खामोशी की थी, फिर आवाजें आने लगीं, धीमी, विकृत, लेकिन स्पष्ट रूप से इंसानी आवाजें। मैं साइन नहीं करूंगी, तुम साइन नहीं करोगी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प है, तुम मेरे सगे भाई हो, साइन नहीं किया तो माँ बेटे दोनों इसी डिब्बे में साथ मरोगे। धातु के टकराने की आवाज, किसी चीज के धकेले जाने की आवाज, हांफने की आवाज। तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार भी हो गया तो कोई नहीं होगा। बच्चे का मैंने इंतजाम कर दिया है, तुम्हें बस गायब होना है। धातु पर खरोंचने की आवाज, ताले के बंद होने की आवाज और फिर खामोशी। विक्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अर्जुन ने उन्हें देखकर सिर हिलाया। फाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, मूल अवधि है, लेकिन अगर इसे पुलिस या अदालत में जमा करना है तो सबूतों की श्रृंखला सुनिश्चित करनी होगी। यानी यह साबित करना होगा कि यह डिवाइस खोजे जाने से लेकर जांच तक अपरिवर्तित रही। कोई तरीका है, तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना होगा, एक सीलबंद रिपोर्ट बनानी होगी और अब से किसी को भी इसे छूने नहीं देना होगा। विक्रम उठे, चुपचाप बालकनी में चले गए। नीचे शहर रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन एक बच्चे और मौत से बची उसकी मां के लिए कोई भी जगह वास्तव में सुरक्षित नहीं थी। वह अर्जुन की ओर मुड़े, तुरंत करो, और अगर कोई इसे वापस छीनने की कोशिश करता है, अर्जुन ने धीरे से अपना हाथ मेज पर रखा, तो हम एक जाल बिछा सकते हैं। उसी समय आनंद आश्रम में रात हो चुकी थी। एक परछाई चुपके से पीछे की बाड़ से होकर बच्चों के कमरे की पहली मंजिल की खिड़की के पास आई। बच्चा सो रहा था, टेडी बियर बिस्तर के किनारे पर रखा था। परछाई ने अपना हाथ अंदर डाला, धीरे से खिड़की खोली, बस इतना कि हाथ अंदर जा सके। एक काले दस्ताने में लिपटा हाथ धीरे से बिस्तर के किनारे को छुआ, टेडी बियर की स्थिति का पता लगा रहा था। गलियारे की रोशनी से इतनी रोशनी आ रही थी कि सोते हुए छोटे से चेहरे को देखा जा सकता था। बच्चा सिकुड़ गया। उसकी सांसें नियमित थीं, मुंह पर अभी भी दूध का निशान था,
जिसे पोंछा नहीं गया था। टेडी बियर छाती के पास रखा था, एक ताबीज की तरह कसकर पकड़ा हुआ था। दूसरी उंगली ने टेडी बियर के कान को छुआ। अचानक उस छोटे से हाथ ने उसे और कसकर पकड़ लिया। आंखें नहीं खोलीं, कुछ नहीं कहा, घबराया नहीं, बस बहुत कसकर पकड़ लिया। एक बहुत ही धीमी सरसराहट की आवाज आई। बाहर का व्यक्ति रुक गया। एक सेकंड बाद आंगन के कोने से एक हेडलाइट सीधे खिड़की पर पड़ी। हिले बिना खड़े रहो। 3 आदमी गैरेज की दिशा से दौड़े। सीमेंट के फर्श पर जूतों की आवाज, धातु के लोड होने की आवाज और एक साथ चिल्लाने की आवाजें गूंज उठीं। परछाई ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मीटर में उसे आसानी से काबू कर लिया गया। कोई चाकू नहीं, कोई बंदूक नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, बस एक छोटा सा बैग और ताला काटने वाला एक सरौता। समीर खान 20 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच गए। विक्रम भी एक सील बंद फाइल के साथ पहुंचे। हमने उसे बचा लिया, समीर ने धीरे से कहा। मुझे नहीं लगता कि वे सिर्फ टेडी बियर चुराने आए थे। विक्रम ने जवाब दिया, हाँ, लक्ष्य वॉयस रिकॉर्डर था। उन्हें लगा कि यह अभी भी यहीं है और अगर बच्चा जाग जाता तो उसे चुप कराया जा सकता था। दोनों ने मेडिकल रूम की ओर देखा, जहां रोहन की प्रारंभिक जांच हो रही थी। बच्चा रोया नहीं, बस उस टेडी बियर को घूरता रहा जो अब एक प्लास्टिक की थैली में लपेटकर सील कर दिया गया था। क्या तुम जानते हो कि वह आदमी कौन था? विक्रम ने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आवाज धीरे से गूंजी। उसने मेरी मां को पागल कहा था। अगली सुबह सभी सबूत फोरेंसिक तकनीकी जांच टीम को भेज दिए गए। वॉयस रिकॉर्डर खोला गया, कॉपी किया गया और ऑडियो स्पेक्ट्रम का मिलान किया गया। अर्जुन मेहरा ने रिपोर्ट दी, 2 तरह के बैकग्राउंड शोर हैं, घसीटने वाले कदमों की आवाज और धातु के टकराने की आवाज। मैं ऑडियो संरचना का विश्लेषण करने के लिए प्रत्येक खंड को निकाल रहा हूं, लेकिन एक विशेष विवरण है। उन्होंने हेडफोन मेज पर रखे, ऑडियो फाइल के दूसरे भाग से रिकॉर्डिंग चालू की। ध्यान से सुनने पर एक दोहराई जाने वाली ध्वनि श्रृंखला को पहचाना जा सकता था। टक टक कड़क। अर्जुन ने वेवफॉर्म की ओर इशारा किया। यह कोई सामान्य शोर नहीं है, यह एक चक्र में दोहराता है। मैंने इसे कुछ पुराने जंग लगे कब्जों के नमूनों से मिलाने की कोशिश की। परिणाम कारखानों में इस्तेमाल होने वाले औद्योगिक प्रकार के कचरे के डिब्बे का ढक्कन खोलने पर निकलने वाली ध्वनि से लगभग पूरी तरह मेल खाता है। पहियों और साइड लॉक वाला प्रकार। आपका मतलब है कि यह ध्वनि उस समय रिकॉर्ड की गई थी जब महिला को डिब्बे में धकेला जा रहा था या वह अंदर से खोलने की कोशिश कर रही थी। हर टक डिब्बे की दीवार पर एक दस्तक या हैंडल खींचना है और आखिरी चीख कब्जे के दबने की है। विक्रम ने सिर हिलाया। हमारे पास भौतिक स्थान के बारे में और सबूत हैं। इतना ही नहीं, मैं घटनास्थल को फिर से बनाने के लिए बैकग्राउंड शोर का उपयोग करूंगा। गूंज ध्वनि की गुणवत्ता, बैकग्राउंड शोर पर्यावरण का विश्लेषण। यदि यह स्क्वायर में कचरे के डिब्बे के स्थान से मेल खाता है तो हम घटना के समय और स्थान को पूरी तरह से सच साबित कर सकते हैं। तभी वकील राजीव गुप्ता अंदर आए। उनका चेहरा थोड़ा तनावपूर्ण था। वे पलटवार कर रहे हैं। कल रात प्रकाश शर्मा के पक्ष ने संरक्षण एजेंसी को एक तत्काल याचिका भेजी है। वे बच्चे की अस्थायी हिरासत, उसे हस्तांतरित करने की मांग कर रहे हैं। कारण अजनबियों के साथ बहुत अधिक संपर्क में आने पर बच्चे के मानसिक संकट का खतरा। कैसे जवाब दें? विक्रम ने पूछा। मैंने हस्तक्षेप किया है, लेकिन बिना किसी वैध कारण या विशेष सुरक्षा आदेश के बच्चे को रखना मुश्किल होगा। विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा। ऑडियो फाइल का विश्लेषण कब तक पूरा हो सकता है? सबूत समीक्षा सुनवाई से 3 दिन पहले। अच्छा, 3 दिन बाद मुंबई शहर की अदालत के प्रारंभिक सुनवाई कक्ष में रिकॉर्ड की जांच और अस्थायी उपायों पर विचार करने के लिए एक सत्र शुरू हुआ।
प्रकाश शर्मा के पक्ष में उनके आधिकारिक वकील के साथ मौजूद थे। वह समय पर पहुंचे, बड़े करीने से कपड़े पहने, हर किसी को देखकर मुस्कुराए और सिर हिलाया। विक्रम आखिरी पंक्ति में बैठे थे। कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें हमेशा उन पर थीं। वकील राजीव गुप्ता ने शांत और सुसंगत आवाज में अपनी बात रखी। उन्होंने हमला नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सवाल पूछे। श्रीमती प्रिया शर्मा उस घर से दूर एक औद्योगिक कचरे के डिब्बे में बंद हालत में क्यों दिखाई दीं, जहां वह रहती थीं? यह उस समय से क्यों मेल खाता है जब बच्चे को आधी रात में अकेले भटकते हुए पाया गया और जांच एजेंसी के किसी आधिकारिक निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ही श्री शर्मा का पक्ष मानसिक बीमारी के बारे में अटकलें लगाने में इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? दूसरी तरफ से एक हल्की सी हंसी आई। हम अटकलें नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास मेडिकल जांच के कागजात हैं, हमारे पास कानूनी पावर ऑफ अटॉर्नी है और हमारे पास एक स्लाबास वॉइस रिकॉर्डर भी है, जिसमें श्रीमती शर्मा को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए जाने, धमकाए जाने और कचरे के डिब्बे के बंद होने की आवाज रिकॉर्ड है। पूरा कमरा चुप हो गया। अध्यक्ष ने सिर उठाया। क्या वह सबूत कानूनी रूप से प्राप्त किया गया था और उसकी श्रृंखला सुनिश्चित की गई थी? हमने इसे खोजते ही एक सीलबंद रिपोर्ट बना ली थी और फोरेंसिक तकनीकी विशेषज्ञ से ऑडियो विश्लेषण की पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विरोधी वकील ने डिवाइस के स्रोत और वैधता को सत्यापित करने के लिए समय की आवश्यकता का हवाला देते हुए स्थगन का अनुरोध किया। अदालत ने सुनवाई को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया और दोनों पक्षों को 7 दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने का अनुरोध किया। बच्चे को आनंद आश्रम में अस्थायी सुरक्षा के तहत रखा जाएगा। कमरे से बाहर निकलते समय प्रकाश शर्मा का चेहरा तमतमाया हुआ था। वह विक्रम के पास आया, अपनी आवाज धीमी की, आप इसमें शामिल नहीं हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अगर आप हस्तक्षेप करते रहे तो। विक्रम ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक बहुत ही नरम वाक्य कहा, उस बच्चे ने केंद्र में लाए जाने के बाद से आपके बारे में एक बार भी नहीं पूछा है, एक बार भी आपका जिक्र नहीं किया है। दोनों की आंखें मिलीं। प्रकाश की ओर से एक बहुत ही तेज पलक झपकना, जैसे एक दोष उजागर हो गया हो। उस शाम एक अंधेरे कमरे में रोहन को केंद्र के छोटे कमरे में वापस लाया गया। इस बार टेडी बियर उसके साथ नहीं था। यह एक सीलबंद सबूत बन गया था, लेकिन बच्चे ने अभी भी अपना हाथ अपनी छाती पर रखा था, जैसे वह अभी भी उस चीज की गर्मी महसूस कर सकता है जिसने उसकी मां को बचाया था। एक बूढ़े गार्ड को पूरी रात पहरा देने के लिए नियुक्त किया गया था। पीछे की खिड़की पर एक और कैमरा लगाया गया था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, जब तक कि अस्पताल में महिला की हालत में अचानक असामान्य बदलाव नहीं आया। उस दोपहर ऑन ड्यूटी नर्स ने जल्दी से आंतरिक अलार्म बजाया। हार्ट रेट मॉनिटर ने असामान्य उतार चढ़ाव दिखाया। प्रिया शर्मा को हल्के दौरे पड़े, शरीर का तापमान अधिक न होने के बावजूद पूरे शरीर में पसीना आ रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत हस्तक्षेप किया, ब्लड प्रेशर को स्थिर करने के लिए दवा दी और साथ ही दूसरी बार खून की जांच की। परिणामों से पता चला कि एक हल्के साइकोट्रोपिक दवा का प्रभाव था, जो बेहोश करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन चेतना और प्रतिक्रिया को खोने के लिए पर्याप्त था। अजीब बात यह थी कि यह दवा अस्पताल में भर्ती होने के बाद से कभी भी निर्धारित दवाओं की सूची में नहीं थी। एक आंतरिक जांच तुरंत शुरू की गई। गलियारे के कैमरे के फुटेज निकाले गए। सुबह 2:17 बजे के वीडियो में नर्स की यूनिफॉर्म पहने एक व्यक्ति प्रिया के कमरे में दाखिल हुआ। चेहरा मास्क से ढका हुआ, सिर पर टोपी, धीरे धीरे चल रहा था। लेकिन बाहर निकलते समय एक पल के लिए उसने फोन पर बात करते समय अपना मास्क नीचे किया और वह पल चेहरा पहचानने के लिए काफी था। सुनीता, एक अनुबंध नर्स
जो प्रिया के भर्ती होने वाली रात की शिफ्ट में थी। शाम 4 बजे विक्रम के होटल के कार्यालय में एक और अजनबी था, एक लंबी महिला जिसकी आंखों में कई लाल नसें थीं और दोनों हाथ लगातार एक दूसरे को मसल रहे थे। मुझे नहीं पता था, उस समय मैंने नहीं सोचा था कि यह ऐसा हो जाएगा। मैंने बस वही किया जो उसने कहा। सुनीता रोई नहीं, लेकिन उसके मुंह से निकला हर शब्द एक ऐसे व्यक्ति के गले से निकल रहा था जो बहुत लंबे समय से फटा हुआ था। वह कौन था? विक्रम ने पूछा। प्रकाश शर्मा। उसने तुम्हें काम पर रखा नहीं शुरू में। उसने बस मुझे फोन करने के लिए कहा था, अगर उसकी बहन होश में आ जाए, यह कहते हुए कि वह एक रिश्तेदार है, डर है कि वह खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए चली जाएगी। फिर उसके बाद उसने पैसे दिए। पहली बार बस मुझे नर्सिंग के कुछ समय के मील के